Here we discuss problems of water availability. Distribution of rain on the earth is not uniform in terms of amount, area and duration. Some area get heavy rainfall while other haven't seen rainfall in hundreds of years. जो रेनफॉल है वो अर्थ पे यूनिफॉर्मली नहीं होता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं बहुत सालों तक बारिश नहीं होती है. It rains throughout the year while in others only for few months. तो ये क्लियर है कि जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर भी इवन नहीं है, यानी हाईली अनइवन है. तो इससे क्या होता है, दिस अफेक्ट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज लिमिटेड टू अ फ्यू एरियाज. इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो जो फिज़िकल फीचर्स हैं लैंड के, तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, नियर बाय रिवर. जो सिविलाइजेशन स्टार्टिंग में डेवलप हुए थे वो भी रिवर वैलीज़ के अराउंड ही हुए थे. और अभी मॉडर्न टाइम में भी जो लार्ज एरिया हैं या प्लेसेस हैं वो भी कहाँ हैं, नियर सम बिग रिवर्स. इसका मतलब क्या है कि हम डिपेंडेंट है फ्रेश वाटर के लिए, डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हम बिना पानी के नहीं रह सकते. लेकिन क्या होता जा रहा है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैव रिजल्टेड इन एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन यानी क्या होता है, शहरीकरण. जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रीज डेवलप होती जा रही हैं, उस तरह उसी के साथ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी पानी की कमी भी होती जा रही है. और साथ ही साथ जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है वो पॉल्यूट होता जा रहा है. पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ वाटर मेकिंग इट अनयूजेबल. जो उसमें निकाल दिया जाता है पानी नदियों में, झीलों में, यानी पॉन्ड है, रिवर है, उनमें जो फ्रेश वाटर होता है वो क्या हो जाता है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकाला जाता है, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसकी वजह से पानी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है. स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ बिकम ए वेरी pertinent problem in the world today. Several developed and developing countries are facing acute shortage of water. मतलब क्या होता जा रहा है, वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती जा रही है, फ्रेश वाटर भी पॉल्यूट होता जा रहा है. Thus, this has been caused by both natural and human factors such as div- divisions in the pattern of annual and seasonal rainfall and pollution and exploitation of water resources. कंज़र्वेशन ऑफ वाटर. अभी हमको क्या देखना है कि जो कंज़र्वेशन है वाटर का वो किस तरह से किया जा सकता है. जिस तरह से हमें सॉइल कंज़र्व करना होता है उसी तरह से वाटर को भी कंज़र्व करना ज़रूरी है. सबसे पहला है एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन का मतलब है कि प्लांटेशन ट्री more and more. Tree prevent wastage of water as they decrease the rate of surface रन ऑफ एंड रीन्यू द शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. क्योंकि जो ट्री की रूट्स होती हैं वो उसको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या जो सॉइल है दोनों को ही कंजर्व करके रखती हैं और उस कमी को दूर करती हैं. इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर्स. यानी लार्ज रिवर है, रेनी टाइम में क्या होती है, वो ओवर फ्लडेड, यानी फ्लड तो बाढ़ तो आती है और कई कई बार और भी अपना जगह को छोड़ के ज़्यादा पानी बहने लगता है. तो उसको क्या किया जा सकता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना के और उस वाटर को सेव किया जा सकता है. दीज प्रोजेक्ट हैव नॉट ओनली कंट्रोल फ्लड बट द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर हैज़ ऑल्सो बीन रेगुलेटेड सो दैट द वेस्टफुल फ्लो ऑफ वाटर इज़ चेक्ड.
यानी जो पानी रिवर में ओवरफ्लो होके इधर उधर वेस्ट होता रहता है या आगे बहने के बाद वो कहाँ हो जाता है, ड्रेन्ड इनटू द ओशन। तो उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना के उसमें सेव किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है। वाटर इज़ सप्लाइड टू द एरिया स्कैरसिटी थ्रू कैनल्स। कैनल्स बना के डैम से वाटर सप्लाई किया जा सकता है उन जगहों पर जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर यानी पानी की कमी है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। Buildings artificial lakes and tanks. In South India, there is a lake of perennial rivers. Perennial rivers यानी जिसमें साल भर पानी रहता है, वो हाई माउंटेन्स यानी हिमालय वाले साइड में मिलता है। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टैंक्स बनाते हैं। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन ए लार्ज टैंक ऑन आर्टिफिशियल लेक्स सो दैट वाटर कैन बी कंजर्व बाय द मैक्सिमम। तो वो आर्टिफिशियल टैंक्स बना के अंडरग्राउंड, देखिए जैसे आपके यहाँ पे पेज नंबर Z21 पे एक पिक्चर दे रखा है, जिससे कि क्या है, रेन वाटर जो सरफेस वाटर है वो भी, और रूफ पे जो वाटर है वहाँ पे पाइप लगा हुआ है और वो कहाँ जा रहा है, अंडर द अर्थ, यानी कि अंदर ज़मीन में उस पाइप को डाल रखा है और उससे पास में ट्यूबवेल से वापस उसको काम लिया जा रहा है। यानी कि जो रेन वाटर है वो वेस्ट ना होके कहाँ जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन टेक्निक्स। इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन अ लॉट ऑफ वाटर गेट्स wasted through evaporation and seepage. Sprinklers and drip irrigation are effective irrigation technique that reduce water loss। यानी कि पाइप के थ्रू या जो पहले वेल के थ्रू जो होता था, उससे क्या होता है, माना जाता है कि बहुत ज़्यादा उससे वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। तो न्यू टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन जो क्या टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अनदर वेरी इफेक्ट मैटर टू कंजर्व वाटर इज़ टू अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन का जो वाटर है उसे हार्वेस्ट किया जा सकता है। रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सकता है कहाँ से, रूफ टॉप्स, एंड डायरेक्टेड टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन टू स्टोर इट फ्रॉम फ्यूचर यूज़। यानी एक कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे लास्ट टैंक बनाने के बाद जो रूफ टॉप वाटर होता है उसको कलेक्ट किया है। अभी गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया है। जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये कंपलसरी हो गया है कि जो रूफ टॉप वाटर है उसे हार्वेस्ट किया जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी ऑफ वाटर बनी है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है। चेक ऑन पॉल्यूशन, यानी सीवेज ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट्स डिस्पोजल। यानी कि जो एंड इनटू रिवर, यानी कि जो पानी, गंदा पानी नदियों में छोड़ा जाता है सीवेज का, और जो दूसरा पानी होता है उसको क्या किया जाना चाहिए, पहले उसे छोड़ने से पहले, डिस्पोज करने से पहले ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी उसे क्लीन किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मस्ट ऑल्सो बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू रिवर्स। यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, स्टिकी मटेरियल, जो गंदा पानी निकलता है, वेस्ट होता है, उसको भी क्या किया जाना चाहिए, उसे भी पहले ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको क्लीन जहाँ तक हो सके किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसे डिस्पोज करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए रिवर्स में। दे कंटेमिनेट वाटर विथ मेटल्स एंड केमिकल्स विच अल्टीमेटली रीच ह्यूमन बॉडी। जो ये वेस्ट होता है अगर उसे क्लीन नहीं किया जाएगा तो फिर फाइनली वो क्या करेंगे, इसके जो पॉल्यूट मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो फाइनली कहाँ तक पहुँचेंगे, ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि वो ही पानी हम क्या करते हैं, पीने के काम में लेते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट्स जो किसके हो सकते हैं, हमारे खुद के हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, चेक वेस्टेज ऑफ वाटर एट इंडिविजुअल लेवल एट होम, स्कूल, ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस। टैप्स
should not be allowed to run when not in use। यानी ऐसे नहीं कि हमने यूज़ किया उसको ऑन किया और वैसा ही छोड़ के आ गए, चलता जा रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि आप देखते भी हैं तो उसे क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग और गार्डनिंग। स्मॉल क्रिस्टन टैंक्स यानी कि छोटे छोटे टैंक बना दिए जाने चाहिए। कुड बी यूज फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स। मतलब आपने देखा होगा कि वाइट कलर का ऐसा वो लगा हुआ रहता है टैंक छोटा, जिसमें कि वाटर वेस्ट नहीं होता है, उस तरह के टैंक बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा जो क्लीनिंग और गार्डनिंग के लिए भी फ्रेश वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से थोड़ा समझदारी से काम लेंगे तो वाटर को कंजर्व की कर सकेंगे। नेक्स्ट इज natural vegetation and wildlife. Natural vegetation refers to the original plant cover of the earth's surface। ये आपने बच्चों सुना होगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है, जो ओरिजिनल प्लांट कवर जो हम देखते हैं पेड़ पौधे वगैरह, वो सब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन ही है। Biosphere includes everything in limits in which living beings are found, including the known living components. It can be compared with the web of a giant spider in which every thread remains connected either closely or remotely। तो ये क्या कहलाती है, वेब लाइफ कहलाती है। यानी बायोस्फीयर ऑर्गेनिज्म रिमेन कनेक्टेड विद ईच अदर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर से कनेक्टेड है और ये कहलाती है वेब लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयर इंटरेक्शन विद द बायोटिक components from the ecosystem। Air, water, soil, temperature etc. are the physical components of the ecosystem। जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये एयर, वाटर एंड सॉइल, जो कि क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अबायोटिक। यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का क्या यूज़ है, ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्टिव फंक्शन, अगर हम प्रोडक्टिव फंक्शन इसका देखते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं, कंट्रोलर ऑफ सॉइल इरोजन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड रीसाइकल, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू बर्ड्स, मैमल्स एंड अदर एनिमल्स, प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्री, यानी जो ट्रीज़ होते हैं उसके प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए प्रोडक्टिव होते हैं। इसके जो प्रोटेक्टिव, अब ये क्या है, प्रोडक्टिव देखा, अभी प्रोटेक्टिव देखते हैं। प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, हीट एंड कोल्ड। ये हमें विंड, हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, फ्लड से हमको प्रिवेंट करते हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में भी हेल्पफुल होते हैं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये और रेगुलेटरी फंक्शंस। फॉरेस्ट हेल्प इन बैलेंसिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसा आप जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है यानी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और एब्जॉर्ब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर एंड द वाटर साइकिल। साथ ही साथ जो अर्थ टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करते हैं और वाटर साइकिल को भी ये चेक करते हैं। फॉरेस्ट इंक्रीज द लोकल प्रेसिपिटेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, दस प्रिवेंटिंग ड्रॉट सिचुएशन। फैलन लीव्स मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स, यानी ह्यूमस में कन्वर्ट होती हैं वो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो सॉइल में मिक्स होके और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। Wildlife form an important part of ecosystem. We get many products from animals. Wild animals are used as a source of
Gen Bank for breeding program in animals. Insects like bees provide us honey and help in pollination. Wildlife helps to maintain the balance of nature. Each species forms an important part of food web and also plays an important role of decomposers. Distribution of natural vegetation on the earth. नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं तो वो क्या है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड श्रब्स है. ड्यू टू द डिफरेंसेस in amount of temperature and humidity at different places, different types of vegetation are found. Forest, grassland and shrubs. तो forest में हम देखते हैं coniferous and broad leaved forest, evergreen, deciduous, thorn and mangroves. Grasslands and shrubs, desert vegetation and tundra vegetation. Forest of a particular type can be identified on the basis of geographical location, climatic condition and composition of plant and species. Forests are classified as coniferous यानी निडल लीव्ड जिसकी होती है वो क्या कहलाता है, कॉनिकल इन शेप. कोन की शेप में जो होते हैं वो कॉनिकल शेप होते हैं. These grow in mountainous region where the temperature is low. Broadleaf forest. These forests can be further classified as evergreen forest, deciduous forest, thorn forest and mangrove forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं बच्चों, जो जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और जो जिनकी लीव्स ऑलवेज रिमेन ग्रीन, यानी कि वो शेड नहीं करती हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है उनका शेड करने का, वो शेड होती रहती हैं और उसके साथ ही न्यू लीव्स ग्रो होती रहती हैं. दे ग्रो एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. Deciduous forest. These are found in area of moderate rainfall, जहाँ न बहुत ज़्यादा कम और न बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा बारिश आती है, वहाँ पर ये होते हैं. Teak trees and predominant in such forest, but other trees and shrubs also grow. जो अंडरग्रोथ होती है वो भी वहाँ पे होती है. These type of trees shade their leaves. ये अपनी एक पर्टिकुलर टाइम में यानी विंटर और समर मंथ में ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपनी लीव्स को शेड करते हैं. These forests frequently have thick undergrowth as light penetrates to the ground. यानी कि यहाँ पे ज़मीन तक लाइट आ जाने की वजह से अंडरग्रोथ होती हैं, इसकी अंडरग्रोथ होती हैं. Thorny forests. These are found in semi-arid areas where water is scarce. The trees thorny forest यहाँ जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पर इस तरह के टाइप ऑफ फॉरेस्ट यानी थ्रोनी फॉरेस्ट कवर पाया जाता है. द ट्रीज आर स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर स्पिनिंग. सब मतलब क्या, छितराए हुए होते हैं और कटीले होते हैं जिन पे कांटे होते हैं. सम ऑफ ट्रीज हैव स्मॉल लीव्स वाइल अदर हैव थिक लीव्स. थिक लीव्स यानी मतलब उनकी मोटी पत्तियाँ होती हैं जो विद अ वैक्सी कोटिंग विच रिड्यूस ट्रांसपरेशन यानी वाटर लॉस, जिसकी वजह से क्या होता है अंदर वैक्स होने की वजह से उनका जो वाटर लॉस नहीं हो पाता है. उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट्स होती हैं, इससे वो वाटर लेवल को मेंटेन रखती हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव थ्रोन्स विच रिड्यूस वाटर लॉस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम herbivorous animal. Mangrove forests. These grow along the sea coast and river deltas. These plants are adapted to grow in saline as well as fresh water. The tree grow in muddy areas covered with silt. These trees have breathing roots that emerge from bank.
These tree protect the coast from the impact of sea waves. जो टाइप ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये नियर बाय कोस्टल एरियाज फाउंड होते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और ये वहाँ पे फ्रेश वाटर में और सेलाइन वाटर में भी ग्रो करते हैं. ग्रासलैंड्स आर वास्ट एरिया ऑफ लैंड हैविंग ग्रासेस एंड एनुअल प्लांट्स. Grasslands usually occur in area where the rainfall is less. जहाँ पे less rainfall होता है, soil quality अच्छी होती है वहाँ पे, या फिर उन जगहों पर जहाँ डेप्थ एंड पुअर टाइप सॉइल भी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं लेकिन हाँ बैरन भी नहीं, वहाँ पे ये ग्रासलैंड ग्रो करते हैं. ऊंची ऊंची लंबी ग्रास होती है. ऑन सच एज लैंड लार्ज ट्री एंड श्रब्स कांट ग्रो. उन जगहों पर बड़े ऊंचे पेड़ नहीं उग पाते हैं, इस वजह से वहाँ पे वो ग्रासलैंड्स होते हैं. टू डिस्टिंक्ट फेसेस इन ग्रासलैंड कैन बी सीन. पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग ग्रोथ ड्यूरिंग मानसून सीजन एंड डॉर्मेंट फेज ड्यूरिंग द समर व्हेन द ग्रास इज ड्राई. श्रब्स यानी क्या होती हैं? झाड़ियाँ. श्रब्स आर फाउंड हॉट एंड वेरी कोल्ड एरिया वेयर द रेनफॉल इज़ वेरी लेस. जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, यानी कि बहुत ही ठंडी जगहों पर और बहुत ही गर्म जगहों पर वहाँ पर ये पाई जाती हैं. डेजर्ट वेजिटेशन. ड्राई एंड हॉट डेजर्ट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल. उन जगहों पर श्रब्स होती हैं. डेजर्ट हैव डीप रूट्स, थिक बार्क्स एंड थ्रोनी एंड वेक्सी लीव सरफेस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर. और तुंद्रा वेजिटेशन इज़ फाउंड मेनली इन द नदर्न कोल्ड रीजन वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स वेरी लो थ्रू आउट द ईयर. तुंद्रा प्लेसेस कौन से होते हैं? वेरी कोल्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे कि लद्दाख है, तिब्बत है, उन जगहों पर. दिस रीजन रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. वो हमेशा साल भर बर्फ से ही ढके रहते हैं. ड्यूरिंग शॉर्ट समर व्हेन द snow melt, lenches, mosses and small grasses appear in this region. यानी कि जो वेदर कंडीशन जब अपने यहाँ समर होती है, हॉट होता है, उस वक्त वहाँ पे भी वेदर कंडीशन कैसी होती है? समर का ही होता है. लेकिन क्या होता है उस टाइम? बस वहाँ पे थोड़ा स्नो मेल्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दीज टाइप ऑफ श्रब्स ग्रो करती हैं. नो टॉल ट्रीज आर फाउंड हियर. टॉल ट्रीज़ वहाँ पर नहीं मिलते हैं. द वेजिटेशन इन दीज रीजन इज़ वेरी स्कैंटी एज द ग्राउंड रिमेन्स फ्रोजन फॉर ए लॉन्ग पीरियड. वेजिटेशन मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और होती भी है तो छितराई हो रही होती है, दूर दूर होती है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग पीरियड तक क्या होता है? फ्रोज़न, हमेशा बर्फ़ जमी ही रहती है.